हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस के डायरेक्शन में। हम लोग बात करते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे गवर्नेंस इन इंडिया को, और हमने ये देखा था इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस की जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी डायमेंशंस के बारे में बात करी थी। एक पॉलिटिकल डायमेंशन, लीगल एंड जुडिशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस हमने देख ली थी। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस इश्यूज इन इंडिया। इंडिया जो है वो बड़े सारे गवर्नेंस इश्यूज फेस करता है, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज जो है वो फेस करता है। अब गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज इंडिया फेस करता है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर इंडिया नहीं है। गवर्नेंस इश्यूज एक्चुअली इन इंडिया नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक फेस्ड बाय इंडियंस। हिंदुस्तानी क्या गवर्नेंस इश्यूज फेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो मेन काम करेगी गवर्नेंस की दिशा में, यानी कि इन एक्शन। लेकिन जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो आएगा सिटीजन्स के पास। ठीक है, यानी कि गवर्नेंस को सरकार तो हो गई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की गवर्नेंस को जो भुगतेगा ना वो होगा देश का नागरिक। तो अगर इस गवर्नेंस की डिलीवरी मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, कोई लिमिटेशन है, या फिर ऐसा है कि 1000 लोगों को तो अच्छे से मिल गई डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, 10 लोगों को नहीं मिल रखी है, तो ये जो एक्चुअली 10 लोग हैं ये फिर हुए इस डिलीवरी मैकेनिज्म के इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का शिकार। तो जो भी हम इश्यूज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, ये वाली बात मेरे को क्लियर करना जरूरी था। गवर्नेंस इश्यूज इंडिया में तो हैं, लेकिन वो ये जो टॉपिक है यहां पर लिखा हुआ है इंडिया फेसेस रेंज ऑफ वेरियस गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, वो इंडिया नहीं है, वो इंडियंस है। ठीक है, अब क्योंकि वो इंडियंस फेस करते हैं इसलिए वो इंडिया की पहचान बनकर रह गया। और फील्ड कौन कौन सी हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड लीगल, इन सारी डोमेन्स के अंदर। अब यानी कि मैंने आपको ये बताया, ये सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म या जो भी है गवर्नेंस अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर वो क्या रूप बनकर रह जाता है, वो गुड गवर्नेंस ना होकर बन जाती है पुअर गवर्नेंस। अब इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक एक करके उन फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल इश्यूज। अब कौन से पॉलिटिकल इश्यूज हैं? पॉलिटिक्स देखो हमारी प्रभावित है क्रिमिनल से, क्रिमिनल्स भरे हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसे लोग जनता के प्रतिनिधि बनते हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, थानों में, पुलिस थानों में एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब ऐसे लोग जिनके ऊपर कई बार क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि अगर बनकर आएंगे और वो ये प्रॉमिस करते हैं जनता से इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि एक बार हमें सत्ता में आने दो और फिर देखो हम आपके लिए क्या चमत्कार करते हैं, तो गॉड नोस कि पागल कौन है, वो प्रतिनिधि या फिर जनता। अब एक एक जो इशू है ना, हमारा काम यहां पर इश्यूज को हाईलाइट करना नहीं है। वी आर एडमिनिस्ट्रेटर, वी आर आईएएस ऑफिसर्स। तो पॉइंट ये कि
हमें इसका समाधान भी करना होगा। इस पुअर गवर्नेंस के इशू को हम लोग गुड गवर्नेंस का इशू में कैसे कन्वर्ट करें? सबसे पहले तो सिटीजन्स के अंदर इस वाले इशू की अगर हम लोग बात करें, एक एक का सॉल्यूशन देते चलेंगे। सिटीजन्स के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो किसी को भी अब डायरेक्ट इलेक्शंस तो इन्हीं के होते हैं। एमएलए या फिर एमपी ऑफ लोकसभा, हाँ वो अलग बात है कि ग्राउंड लेवल पर लोकल बॉडीज के भी होते हैं, लाइक अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज। यही है डायरेक्ट इलेक्शंस के बेसिकली। डायरेक्ट इलेक्शन से आए हुए जनता के प्रतिनिधि अलग अलग लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, राज्यों के लेवल पर और केंद्रीय लेवल पर। सबसे पहले जनता के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके प्रतिनिधि जो उनसे वादा कर रहे हैं कि हम आपका नेतृत्व जो है वो करेंगे विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज में, रूरल लोकल बॉडीज में, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इन सब में। तो सबसे पहले जनता उनका बैकग्राउंड चेक करे, उनके खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, उनको क्रॉस चेक करें, एग्जामिन करें। उसके बाद एक, ध्यान से समझना इस वर्ड को, वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले और उस इन्फॉर्म्ड चॉइस के बेसिस पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। और ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होगा? whom to vote and whom not to vote। क्या इस तरीके से ये एक अच्छा समाधान है पॉलिटिक्स जो क्रिमिनल से भरी हुई है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करने का? बताओ। बताओ। दूसरी चीज इसी पॉइंट के अंदर अगर हम लोग कवर करें, अब यहां पर अगर क्रिमिनल सेंटर कर भी गए पॉलिटिक्स के अंदर, जनता तो उनको एक हद तक रोक सकती थी। कैसे? वोट ना करके। लेकिन चलो फिर भी वो जीत गए। ये तो हो गया कि जनता क्रॉस चेक करे, लेकिन वही वाली बात है, अगर कुछ लोगों को पैसा खिला भी दिया जाए तो उनको वोट करने में क्या हर्ज होता है? उनको लगता है कि यार वैसे भी कल को सत्ता में कोई भी आ गया, हमारे दरवाजे की घंटी खटखटाकर, तो दरवाजे खटखटाकर, घंटी बजाकर तो कोई नहीं पूछने वाला कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, क्या दुख तकलीफ है। क्या फर्क पड़ता है किसी को भी हम वोट कर दें और कोई भी सत्ता में आ जाए? तो क्रिमिनल्स अगर एंटर कर जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वहां पर एक वॉल होनी चाहिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए फ्रॉम एंटरिंग पॉलिटिक्स। अब इसके लिए दो तीन चीजें काम आ सकती हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट, दूसरा इलेक्शन कमीशन, और तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। लेटेस्ट को ये चल रहा है इसलिए मैंने इसका जिक्र करा। और उसमें कुछ कंडीशंस अटैच करी जा सकती हैं कि जो लोगों के खिलाफ इतने इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या जो भी है, दे शुड बी डिबार्ड, दे शुड बी स्टॉप्ड, डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। एक तो हो गया जनता वाली बात, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट एक कड़ी जजमेंट दे, इलेक्शन कमीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एक चीज और, अब ये सब चीजें तो बाहर बाहर से हो गई ना, लेकिन इन सब में सरकार का है, क्योंकि गवर्नेंस डिलीवरी का काम तो सरकार का ही है, गवर्नमेंट का है, सरकार का है। सरकार बेसिकली क्या कर सकती है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव मिलकर एक ऐसा बिल और एक्ट लेकर आए जिसमें एक प्रॉपर तरीके से एक कोर्ट इस्टेब्लिश हो। है भी ऐसा एक्ट है, बिल है, प्रॉपर तरीके से कोर्ट भी इस्टेब्लिश करने की बात चलती है और हो भी रखे हैं कहीं की जगह पर। ऐसे कोर्ट इस्टेब्लिश हो जो कि डील करे
solely with cases of पॉलिटिशियंस, ताकि जनता के डिलीवरी मैकेनिज्म के अड़ंगे बाधा में एक चीज ना आए, उसके गुड गवर्नेंस मैकेनिज्म की सर्विस डिलीवरी में एक अड़ंगा ना आए। और वो क्या है? किसका? जस्टिस डिलीवरी का। ये एनालिसिस समझ में आई आप सबको? आज के बाद ये क्लियर हुआ कि आपको इंटरव्यू में या मेंस में अच्छे पॉइंट्स क्या देने हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर के लिए बेसिकली यहां पर दो तीन चीजें करी जा सकती हैं। अगर ये पॉलिटिकल इशू एक तो है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल सेंटर कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये कुल मिलाकर ऐसे जैसा कि अगर मैं एक चीज है कि पॉलिटिशियंस जो है वो कहां पर रिप्रेजेंटेड है? लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, अगर हम लोग, एक चीज बताता हूं, अगर हम लोग इसको रिफॉर्म करते हैं, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर को थोड़ा सा सेव करते हैं, बचाते हैं हम लोग, मतलब पॉलिटिकल पावर का मिसयूज होने से हम लोग सेव करते हैं अपनी पॉलिटिक्स को। कैसे? व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस एंड डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ सर्विसेज टू सिटीजंस, इस केस में अगर हम देखें जहां से एक्ट बन रहे हैं और एक हाउस को ले लें एज एन एग्जांपल, लोकसभा, हमारे देश में एक बड़ी अनहेल्थी कन्वेंशन चलती है। हमारे देश में एक बड़ी ही अनहेल्थी कन्वेंशन चलती है विद रिगार्ड टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, दैट इज द स्पीकर। क्या? इमीडिएटली लोकसभा का जैसे ही गठन होता है, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन के बाद, यानी कि इलेक्शंस जब होने होते हैं उसके बाद जैसे ही सरकार बनकर आती है, लोकसभा के सारे मेंबर्स बेसिकली बैठते हैं। कुल मिलाकर सरकार क्या बनकर आती है? सरकार तो मतलब बन जाती है, लेकिन लोकसभा के एमपी सारे पहले बैठेंगे। इमीडिएटली उनका पहला काम ये होता है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि स्पीकर का चुनाव करवाना, और स्पीकर इलेक्शंस के थ्रू आता है। ठीक है, अब जो स्पीकर है हमारे देश में एक अनहेल्दी कन्वेंशन क्या है? अनलाइक ब्रिटेन, क्या उनको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ती है स्पीकर का पद संभालने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर छोड़नी पड़ती है। अब मुझे क्या बताओ, जब स्पीकर को अगर अपनी पार्टी नहीं छोड़नी पड़ती और ब्रिटेन के अंदर एक हेल्दी कन्वेंशन एक स्टैब्लिश होता है कि स्पीकर, वंस अ पर्सन इज इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर, he or she becomes no party man or woman, फिर वो किसी पार्टी के ऊपर नहीं रह जाते हैं। पहले मुझे बताओ, ये एक हेल्दी कन्वेंशन है कि नहीं है? और हमारे देश में इतने उच्च पद पर बैठना, जहां पर सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस का जो मेन हाउस है वो रिप्रेजेंटेड है लोकसभा, जनता के द्वारा चुने गए डायरेक्ट प्रतिनिधि जो कि रूबरू होते हैं जनता से, जनता डायरेक्टली उनको अकाउंटेबल ठहरा सकती है, वो एक ऐसे हाउस का एक टॉप प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो इसका नेतृत्व, इसका दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बनती है क्या हर चीज को लेकर? लेकिन फिर भी ये पार्टी नहीं छोड़ रहा है। क्या हम कह सकते हैं अगर ये पार्टी नहीं छोड़ रहा है, इसके इंटेंशन पर हम 100% भरोसा कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर से, निष्पक्ष रूप से ये हर काम करेगा ये पर्सन, स्पीकर? कह सकते हैं? बताओ। ऐसा नहीं है। इसलिए ना हमारे देश में सिर्फ एक ही रूल है, अगर स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेकोरम ऑफ द हाउस, डिसिप्लिन ऑफ द हाउस को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करते हैं, वो चीज किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करी जा सकती है।
किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी न्यायालय के अंदर, लेकिन उनके बाकी सारे इंटेंशंस को चेक करा जा सकता है, लाइक डिस्क्वालिफिकेशन, एक्सपल्शन, ये सारे इंटेंशंस को उनके चेक करा जा सकता है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बोला था? 1992 के कौन से केस में? श्रेया, एनी आइडिया? शाइनी? कि स्पीकर के इंटेंशन को चेक करा जा सकता है, स्पीकर को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि हवा में वो कोई भी डिसीजन ले ले। शाबाश श्रेया, एक्सीलेंट। की हो तो होलन वर्सेस दचीलू केस 1992। श्रेया 1992 ही है ना? मैं ईयर गलत तो नहीं बोल रहा? अगर आपको याद है तो बताओ। ईयर 1992 है क्या? यस, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर। उसके बाद मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर के अंदर ही एक एक पॉइंट को डिस्कस करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अभी ऐसा नहीं आएगा कि गवर्नेंस इश्यूज इंडिया के अंदर समझो, थोड़ा सा नैरो क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उनके जो पुअर गवर्नेंस है उसको गुड गवर्नेंस के अंदर कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है, उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है। तो मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, अब मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर है तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि क्या करा जा सकता है। जैसे एक ये स्पीकर का है, ये अनहेल्थी कन्वेंशन जो इंडिया के अंदर चल रहा है, इसको हेल्थी कन्वेंशन के अंदर कन्वर्ट करा जाए। उसके अलावा अगर कोई भी पॉलिटिकल पावर, किसी सत्ता में कोई बैठा हुआ कोई आदमी है, तो अगर वो जो है मिसयूज करता है उसे, तो अगेन जैसा कि मैंने बताया, ये वाला पॉइंट आप यहां पर भी ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, कि ऐसे सेपरेट कोर्ट्स जो है वो स्टैब्लिश करे जाएं जो कि सोलली डील करें विद केसेस ऑफ पॉलिटिशियंस, ताकि जिसको भी अगर प्रॉब्लम हुई है, दिक्कत हुई है, तो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म एकदम कमाल का हो, एकदम कमाल का हो। उसके बाद जनता जो है इलेक्शंस के टाइम पर अपने पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल करार दे सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके। और इसके लिए पहला वाला पॉइंट ही हमारे काम आएगा, जनता के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। और यहां पर बैकग्राउंड चेक करने वाली बात तो नहीं है, वो तो इलेक्शन से पहले करना था। जनता अब क्या करेगी इस केस में? पहले तो चुनाव करवाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करा, इन्फॉर्म चॉइस ली, इन्फॉर्म डिसीजन लिया, हुम टू वोट एंड हुम नॉट टू वोट, ठीक है। लेकिन अब जनता रिव्यू करेगी 5 साल के अंतर्गत इन्होंने क्या काम करा है। क्योंकि हमारे में ना, हमारे देश में एक और चीज है, आप बीच में से किसी भी पॉलिटिशियन को जाने को नहीं बोल सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है ये फंडा, बहुत सारी कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। बीच में से जाने का मतलब समझ रहे हो कि जो नागरिक है वो साइन कर दे एक लेटर को कि हमें नहीं चाहिए ये नेता। हमारे देश में ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, मोर इन लेटर एंड लेस इन स्पिरिट। जब हम बात करते हैं कि जो पावर है वो बिल्कुल डिप में जाकर ग्राउंड लेवल पर रूरल लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज को ज्यादा मिले, उनका भी एक, उनको भी हमें साथ लेकर चलना है, उनका भी एक योगदान हो गवर्नेंस डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर। तो ये वाली बात सिर्फ ना कहने के लिए ना हो, वो देखिए भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में होते हुए भी देखिए कि ये जो बॉडीज हैं, रूरल लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट्स, ये एम्पावर्ड हो। अब ये चीज कैसे करी जा सकती है? लोकल गवर्नेंस के रास्ते में एक जो बाधा बनती है वो बनता है कैश फ्लो। तो इसका सॉल्यूशन, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से टैक्स डिवोल्यूशन करे। हम मानते हैं कि टैक्स डिवोल्यूशन
सेंटर से होकर स्टेट तक जाता है और स्टेट जो है फिर वो लोकल गवर्नमेंट को पैसा बांटती है। लेकिन इसकी सॉल्यूशन में एक अच्छी बात ये कही जा सकती है, कोई बात नहीं, केंद्र की सरकारों को अगर राज्य की सरकारों के साथ अपना सेस और सरचार्ज शेयर नहीं करना है तो लोकल बॉडीज कितना ही मांग लेंगी आपसे, हल्का फुल्का कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इन द फॉर्म ऑफ सेस एंड सरचार्ज थोड़ा सा शेयर कर दो डायरेक्टली लोकल बॉडीज के साथ। और लोकल बॉडीज की अगर फाइनेंस की दिक्कत है और लोकल बॉडीज की अगर ये कंप्लेंट है कि राज्य की सरकारें हमारे साथ पैसा नहीं बांटती हैं, उस पैसे को जो कि टैक्स की फॉर्म में केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों के साथ बांटा है, तो यहां पर एक नया फ्लो मैकेनिज्म स्टैब्लिश करा जा सकता है, एक बेसिकली एक नया तरीका इजाद करा जा सकता है जिसकी वजह से सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया पैसा डायरेक्ट तरीके से फ्लो करे रूरल लोकल बॉडीज के पास, अर्बन लोकल बॉडीज के पास। इस पैसे का पैसे का डायरेक्ट फ्लो होना चाहिए टू डिसेंट्रलाइज लेवल, राइट। ये पॉलिटिकल इश्यूज समझ में आए कि इश्यूज क्या है और इसका निवारण कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा, क्लियर है वाली बात? कोई दिक्कत? नहीं, बेसिकली उन्होंने ना अलग अलग चैप्टर्स में अगर आप बढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत के अंदर, तो उन्होंने ये वाली बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक नैरो मतलब एक जजमेंट नहीं दी थी, उसने बहुत वाइडर इश्यूज के बारे में वहां पर बात करी थी। उनमें से उन्होंने बोला था कि स्पीकर के इंटेंशन को ना क्रॉस चेक करा जा सकता है कि वो क्यों निकाल रहे हैं या किस ग्राउंड के बेसिस पर एक एमपी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा उसका, और बाकी इंटेंशन भी उसकी जुडिशियल रिव्यू के अंदर होती है। सिर्फ ये डेकोरम और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के अलावा कुछ भी अगर स्पीकर करेगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है हर केस के अंदर, हर केस के अंदर। ठीक है, अब देखो ना, एक इशू ये भी चलता है, स्पीकर कभी कभार वो नहीं करता, ठप्पा नहीं लगाता शायद वो कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, और सेंटर बड़ी खुश हो जाती है कि चलो यार ये वाली पावर है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज करके हम किसी भी बिल को मनी बिल करके फिर तो राज्यसभा के पास उसको भेजना भी नहीं पड़ेगा। ये इंटेंशन भी चेक करी जा सकती है स्पीकर की। ऐसे तो फिर सारे ही बिल पास हो जाएंगे, कह दो किसी भी बिल को, कोई भी बिल एड है मनी बिल कह दो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जा रहा है। फिर तो सरकार को ना एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत है, ना फाइनेंस बिल की जरूरत है, ना बजट को पास करवाने की जरूरत है, सारा का सारा मनी स्पीकर से थप्पा लगवा लगवा के सारे पास कर दो। डरता है लेकिन स्पीकर फिर भी ऐसा करने से, क्योंकि उसकी इंटेंशन को चेक करा जा सकता है। लेकिन किसी भी मेंबर को गेट आउट बोलने से पहले डरता नहीं है। दोनों हाउसेस के चेयरमैन की, मैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं। आज ही आप देखो, अभी मैंने ग्रुप पे वीडियो डाली, वो राज्यसभा के चेयरमैन है ना, वो क्या धनखड़ नाम है उनका, क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट का? हाँ, ईशा तो जाने की जाट है ना। उसके बाद लीगल एंड जुडिशियल इश्यूज, डिलेड जस्टिस, इश्यू ऑफ अंडर ट्रायल्स। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अगेन यही निकलता है, सेपरेट कोर्ट्स। एक वर्ड को अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिलेड जस्टिस अगर है, इश्यू ऑफ अंडर ट्रायल्स है, यहां पर किसका, पॉलिटिशियंस वगैरह का या जो भी है। पहले तो मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं तो सेपरेट कोर्ट बना दिए जाए। अगर डिलेड जस्टिस जर्नली है, अब ऐसा तो नहीं है यहां पर ये पूरा टॉपिक गवर्नेंस इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, और जब बात आती है ट्रायल्स की, अंडर ट्रायल्स की, या किसी की भी केस की चलने की, तो पॉलिटिशियंस के कम केस चलते हैं, जनता के आपस में एक दूसरे से जो वाद विवाद होता है उसके केसेस ज्यादा चलते हैं। अब हमारे देश में कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, वो आंकड़ा कहां से कहां पहुंच गया है, कहां पहुंच गया श्रेय वो आंकड़ा? लेटेस्ट करंट अफेयर हमने देखा था अभी कुछ टाइम पहले, कितने करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं अब? 5 करोड़ के आसपास। वेरी गुड श्रेया, 5 करोड़ के आसपास जो है वो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, अब जस्टिस के मामले के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आती है, क्या? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। अब इसके लिए क्या करना चाहिए?
सिंपल से इसके सॉल्यूशन तो देखो ये है, जजेस की नियुक्ति करता कौन है, ये किसके अंदर, किसके दायरे के अंदर आता है ये वाली चीज, कौन करेगा? हाँ, सरकार, मतलब बेसिकली सरकार वो लिस्ट को बेसिकली मानेगी, सरकार के हक में होता है वाला फैसला, ठीक है, कि सरकार को बेसिकली जो जुडिशियल वैकेंसी हो रखी है उनकी सीटें फिल करनी कि नहीं करनी है, सरकार के पास लिस्ट भेजता रहता है कोलिजियम, जो जुडिशरी का कोलिजियम होता है, लेकिन उनके नाम को बहुत बार सरकार अप्रूव नहीं करती है ना, इनफैक्ट बहुत बहुत मतलब मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं करती है, बार 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 बार। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है, जुडिशियल वैकेंसी को फुलफिल करे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एज वेल एज हमें हर कोर्ट के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ठीक है, फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस करना होगा, ऑनलाइन हियरिंग मैकेनिज्म, ऑनलाइन हियरिंग मैकेनिज्म आना चाहिए, देयर शुड बी फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस। अब ये फास्ट डिस्पोजल ऑफ जो केसेस है ना, ये एक हवाई बात है, हवा में करने वाली बात है, कि ये कैसे, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर शांति व्यवस्था बनाकर उसको तारीख पे तारीख लगवाकर सुनना जरूरी होता है, जितनी ज्यादा वो केस आगे बढ़ता है उसके नए नए पहलू और उस केस से जुड़े लोगों के नए नए चेहरे सामने आते हैं, तो उस केस के अंदर जरूरत यह है कि अगर किसी केस को ज्यादा डेडिकेटेड टाइम देना है तो डेट मीन्स ज्यादा पर्सन वहां पर होने चाहिए, डेट मीन्स जुडिशियल वैकेंसी तो भूल ही जाओ, जुडिशियल वैकेंसी तो एक मतलब शराब है। इसके अलावा जो एक बेटर रिकमेंडेशन है कि जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना हर एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी और लोकल सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में भी, ठीक है। उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशरी। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस जो होते हैं ना वो सरकार को फटकार लगा लेते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को फटकार लगा लेते हैं, और बहुत बार उनके लॉ मेकिंग पावर के अंदर इंटरफेरेंस भी होती है जुडिशरी की, थ्रू अ मैकेनिज्म जो कि 1990s में इजाद हुआ था, लेट 1980s में और अर्ली 1990s में, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी के हाथ में एक ऐसा हथकंडा है क्या जिससे जुडिशरी इंटरफेयर करता है लॉ मेकिंग पावर के अंदर, और लेजिस्लेचर ये कहता है, एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि हमारे डोमेन के अंदर जुडिशरी इंटरफेयर कर रहा है ना? लेकिन जुडिशरी क्या कहकर जस्टिफाई करता है कि अगर ये इतनी अच्छी है तो फिर जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं करते, हमें क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है, और हम तो जो है जनता के लिए अपने आप को बर्डन करने के लिए तैयार हैं। तो जुडिशरी कैसा रोल निभाने लगा है, प्रोएक्टिव, है ना। लेकिन बात यह ना कि जुडिशरी के अंदर अगर हम लोग देखें तो उसकी इंटेंशन को कौन क्रॉस चेक करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी को कौन सुनिश्चित करेगा, जजेस की भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो इस केस के अंदर, इस के अंदर हमें कहना चाहिए देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ क्रॉस चेकिंग द डिसीजंस ऑफ द जजेस। और इसके लिए ऐसा नहीं कि क्रॉस चेकिंग नहीं होती है, बिल्कुल होती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन देना है, वैसे इसका सॉल्यूशन है क्या है, अगर अकाउंटेबिलिटी की कमी है तो हम जजेस को तो यही बोल सकते हैं, सर जी आप अपने डिसीजन को रिव्यू करो, आपने हमारे हिसाब से गलत बोला है। तो हम जो है एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन। अब ये तो हो गया जनता के हाथ में एक पावर का टूल, लेकिन अब सरकार क्या कर सकती है जजेस को अकाउंटेबल बनाने के लिए, जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए? सबसे पहले तो जजेस का जो रिमूवल प्रोसीजर है ना उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ, इतना टफ मत बनाओ। क्योंकि है क्या, अभी 2 साल 4 साल पहले केस आया था जहां पर एक लड़की ने एक हाईकोर्ट के जज के ऊपर ब्लेम लगाया था कि उस हाईकोर्ट के जज ने उसका रेप करा है, लेकिन वो बात उठी हवा में और थमकर रह गई, और क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। रिमूवल प्रोसेस इतना टफ, ये हम कैसे कह सकते हैं क्यों है हमारे देश में? सिंस 1950 या सिंस 1947 सुप्रीम कोर्ट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना, हाई कोर्ट सब कुछ ये पहले से ही है, आजादी से पहले। आजादी के दिन से लेकर आज तक बताओ कितने जजेस का रिमूवल प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कितने जजेस इंपीच हुए? वैसे ये टर्म मुझे यूज नहीं करनी चाहिए इंपीच, ये प्रेसिडेंट के लिए निर्धारित होती है वाली टर्म, लेकिन रिमूवल कितने जजेस का हुआ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, कितने को निकाला गया? किसी को भी नहीं। तो ये चीज क्या शो करता है कि मतलब जजेस सारे फ्री एंड फेयर मैनर में काम कर रहे हैं? बताओ, बहुत अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं? नहीं। अब इसी अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए ना क्या करना चाहिए, देखो ऑनलाइन ट्रायल, रिकॉर्डिंग्स ऑफ केसेस,
ध्यान से सुनना, ऑनलाइन ट्रायल्स, रिकॉर्डिंग ऑफ केसेस, इंक्लूडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, इंक्लूडिंग यूज ऑफ स्पीकर्स एंड माइक्स, live and recorded judgments, should be made available to public through YouTube channels, websites of courts, या पब्लिक डोमेन का कोई प्लेटफॉर्म हो उनके थ्रू। अच्छे हैं सॉल्यूशन, और ऐसा होता है, चलता है आजकल कि नहीं चलता है। मैंने मध्य प्रदेश का वो आपको मध्य प्रदेश का नहीं, वो बागेश्वर धाम वाले का केस दिखाया था मैंने आपको। हाई कोर्ट का वकील जज से कैसे बात कर रहा था, आप सुनने को तैयार ही नहीं है ना। और अकाउंटेबिलिटी के केस में आप ये भी बोल सकते हो कि जजेस के बिहेवियर के ऊपर एक कानून भी आना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, वो अनब्रिडल्ड पावर को अपनी एक्सरसाइज करते हैं। जजेस के अंदर एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि जजेस के बिहेवियर के ऊपर कुछ काम हो। लाइक सबसे बड़ी बात, जजेस के मूड के बेसिस पर उनकी वर्डिक्ट, उनके अंदर टॉलरेंस पावर, और सबसे बड़ी बात, ये प्रोग्राम चल रहा है, सीजेआई ने खुद रिकमेंड करा था, उसके बाद जुडिशरी में अलग अलग लेवल पर चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शुरू भी हो गया है। क्या नहीं, मुझे सॉरी ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए सर। मेडिटेशंस ऑन रेगुलर बेसिस, मैं कंपल्सरी लिखने वाला था, लेकिन ये इस चीज़ के लिए किसी को फोर्स थोड़ी ना करा जा सकता है। मेडिटेशन क्या, हर किसी को थोड़ी ना उससे एम्पावरमेंट फील हो जाती है, ठीक है। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस, और ऊपर से सरकार की गलती रही है। क्या गलती रही है भाई साहब, तुम क्यों जुडिशियल वैकेंसी क्रिएट होने देते हो? जब वैकेंसी क्रिएट होगी, अब श्रेया मान लो ऑफिस में काम कर रही है, 4 लोग नहीं आए, उन चारों का काम इसको थमा दिया गया है, तो चिड़चिड़ाहट पड़नी छूटेगी श्रेया के अंदर से, फोड़ डालेगी वो तो हर किसी को। वैकेंसी की वजह से वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड कैसे बढ़ गया, इसका प्रूफ क्या है? केसेस घंटा कम हो रहे हैं क्या? 3 करोड़ से 5 करोड़ हो गए। और जब वर्कलोड किसी के ऊपर ज्यादा होता है, पर्सन एक दिन अच्छे से काम करता है, 2 दिन अच्छे से काम करता है, लेकिन कभी भी पर्सन काम कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन कभी भी पर्सन हैप्पी मूड के साथ काम नहीं करता। और जिस जगह पर आप खुश नहीं होते हो, तो वहां पर बात ये होती है कि चिड़चिड़ापन आपकी छूटेगी, और फिर या तो किसी का सर फूटेगा या कुछ आप ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम ये नहीं कह सकते जजेस से कि तुम हैप्पी मूड के साथ काम ना करो। भाई तुम्हारा काम है वो, मैं फाउंडेशन कोर्स चला रहा हूं तो मैं अच्छे से पढ़ाता हूं और मैं एंजॉय करता हूं इस प्रोसेस को, मेरा काम है ये। मेरा मूड नहीं करता तो मैं क्लास नहीं लेता। जो जिस काम में आप इन्वॉल्व हो, तो ऑब्वियस ही बात है, मजे नहीं आ रहे तो फिर छोड़ दो ना उसको। बात वो है, ठीक है। लेकिन वर्कलोड की वजह से ना बहुत बारी होता है, ये मैं आपको पर्सनल हैबिट बता रहा हूं यहां पर, ये क्योंकि देखो क्या है कि लोग ना यहां पर देखो,
बात ये जीएस पेपर 2 के हिसाब से लोग करेंगे, यहां पर सॉल्यूशन देंगे। हम लोग पेपर 4 को क्यों भूल जाते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में? साइकोलॉजी और फिलोसफी की बात क्यों नहीं करते हैं? सबसे कोर कंपोनेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जीएस पेपर 1 2 3 में जितने मर्जी होशियार बन जाओ, चाट लो सारी किताबें, कोई बात नहीं। ऐसे के अंदर क्या करोगे बेटा? फिलोसफिकल एसेज आते हैं, लिख लोगे? क्या करोगे? सारा का सारा ज्ञान अंदर घुस जाएगा। कैसे लिख लोगे फिलोसफिकल एसे? टू अर्न इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, लिख लो इसके ऊपर 250 वर्ड्स, 250 मार्क्स का ये लिख लो, इसके ऊपर 2500 वर्ड्स। क्या लिखोगे? इंग्लिश अंग्रेजी समझ में आएगी तब तो लिखोगे। तो फिलोसफी और साइकोलॉजी के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है? जीएस पेपर 1 2 3 में इसलिए ऑलमोस्ट सबकी इक्वल मार्क्स होते हैं। मेन डिफरेंस पैदा करता ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, और उसी के ऊपर कोई फोकस नहीं करना चाहता। चाट लो जितना मर्जी किताबें। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशरी। अब अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने आपको ये बता दिया, पर्सनल कंडक्ट ऑफ जजेस बहुत जरूरी है। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये एक वर्ड में अगर मैं कहूं तो पर्सनल कंडक्ट ऑफ जजेस के अंदर ही आ जाती है, इनकी ये सारी चीजें। कैसे अकाउंटेबिलिटी तय होगी इनकी कि नहीं होगी जब ये सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, सामने देखेगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है? उसके बाद थ्रेट टू लाइफ एंड पर्सनल सिक्योरिटी। थ्रेट टू लाइफ एंड पर्सनल सिक्योरिटी, अगर लोगों को ये डर है क्योंकि उनकी जो जान है वो सही सलामत नहीं है, डर दहशत का माहौल है, और आसानी से देश के अलग अलग कोनों में किसी का, भगवान ना करे किसी के साथ किसी का मोलेस्टेशन होना, रेप होना, मर्डर होना, ये आम बात जब लगने लगे तो यानी कि दिक्कत तो है भाई, देश के अंदर पुअर गवर्नेंस का सिनेरियो तो है पक्का। तो करे तो क्या करे? उसके लिए इफ देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ, ठीक है, सबसे बड़ी बात, औरत को एक रात को कंफर्टेबल तब फील हो सकता है जब पुलिस तैनात हो। उससे भी बड़ी बात, अगर पुलिस वाला मैं हूं और अगर मेरी कोई कलीग लड़की है, तो एक लड़की गुड़गांव या नोएडा की रात को ऑफिस से निकलते हुए वो एक लड़की की जीप पे बैठना पसंद करेगी, गाड़ी में बैठना पसंद करेगी, ना कि मेरी। मतलब एज कंपेयर टू, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। देखो 3 4 ऑप्शन है। एक है, एक लड़की गुड़गांव नोएडा से रात को ऑफिस से निकली, ये है एक नॉर्मल सिविलियन जो कि उसको कह रहा है कि आ जाओ मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। एक है ये मेल पुलिस वाला, ठीक है, और एक है ये फीमेल पुलिस। एक औरत कहां कंफर्टेबल फील करेगी? एक लेडी क्या चाहेगी कि रात को 10 11 बजे दिसंबर जनवरी के महीने में अगर उसे घर ड्रॉप करने वाला कोई पर्सन हो तो वो सिविलियन हो, मेल पुलिस ऑफिसर हो, फीमेल पुलिस ऑफिसर हो, सबसे कंफर्ट जोन कहां पर होगा? ईशा मेरा भी यही होगा, फीमेल पुलिस ऑफिसर। मैं भी अगर रात को खो जाऊं ना, मैं भी ये चाहूंगा एक लेडी पुलिस मेरे को ड्रॉप करे। ठीक है, खैर फीमेल पुलिस ऑफिसर, ओके। अब बात यहां पर यह है, कितनी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आपको रोड पर दिखती हैं पेट्रोलिंग करते हुए? कितनी देखते हो आप दिन भर में? आशिमा, आपके घर के बाहर वेस्ट दिल्ली जोन का डीसीपी ऑफिस है ना? दिन रात आप पुलिस वाले वहां पर देखते हो, जीप देखते हो, गाड़ियां देखते हो, है ना? जितने बार मैं आपको वहां से लेकर जाता हूं, आपको कितनी औरतें दिखती हैं वहां पर? कितनी देखी आपने C4C के सामने? कोई भी नहीं ना। और डीसीपी ऑफिस है, समझ रहे हो? डीसीपी ऑफिस पूरी पूरी बिल्डिंग है वो, कितनी बड़ी, मेला ग्राउंड जितना बराबर है वो, और कितने बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उन्होंने, गाड़ी, पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, कमांडोज, कितने सब लगे रहते हैं वहां पर। कितनी लड़कियां दिख जाती हैं आपको, कितनी महिला ऑफिसर दिख जाती हैं वहां पर। जनकपुरी के अंदर रात को जब ये पेट्रोलिंग होती है बाइकों में, और या फिर दिन भर में कैसे भी मर्जी मान लो, कोई आपको दिखी आज तक गाड़ी चलाते हुए, जीप चलाते हुए, ब्लॉक में जो पेट्रोलिंग करते हुए? नहीं ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। लाइव बात मैंने आप लोगों से करी, अब लाइव सॉल्यूशन बेसिकली यही है। सबसे पहले तो अगर बात यहां पर ये है ना, थ्रेट टू लाइफ, देखो हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं, थ्रेट टू लाइफ
या मोलेस्टेशन का सामना जो है ज्यादातर औरतें फेस करती है। मर्द फेस कर सकते हैं, लेकिन देखो हम ना हमारे हिसाब से या जिस शहर में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से बात नहीं करेंगे। हम ना यहां पर यूपीएससी की जर्नी में एक्चुअल एक्चुअल एंड फैक्चुअल रिपोर्ट्स को लेते हैं, लाइक एनसीआरबी का डेटा। ठीक है, रात को ज्यादातर अनकंफर्टेबल लोग कौन फील करते हैं ट्रैवल करने में? बताओ, औरत या मर्द? औरतें, लेडीज। इस चीज में कोई मतलब डिनाई करने वाली बात है? शायद कुछ बोलना है महिला सशक्तिकरण के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो पटक लेती हूँ 10-10 लोगों को। हर लड़की शाइनी नहीं होती ना। ठीक है, थ्रेट टू लाइफ अगर ऐसा है एंड पर्सनल सिक्योरिटी का रिस्क है, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में ये लिख दो, आप मेल और फीमेल की बात ही मत करो। पहले तो आप लिखो सिक्योरिटी पर्सनल, मैं बात कर रहा हूं पर्सोनल की। ठीक है, सिक्योरिटी पर्सोनल यानी कि पर्सन्स, पुलिस फोर्सेस वगैरह, इनको हमें बढ़ाना चाहिए। रात को पेट्रोलिंग होनी चाहिए और अलग अलग जगह पर कम कम डिस्टेंसेस पर पुलिस बूथ बनाए जाने चाहिए। ऑनलाइन कैमरा होने चाहिए। अब एक सेपरेट डिपार्टमेंट टाइम आ गया हमारा देश क्रिएट कर दे। अगर ड्रोन दीदी जैसी स्कीम एग्रीकल्चर के अंदर आ सकती है तो अगेन हम कह सकते हैं इंस्पिरेशन लिया करो ना ऐसी बातों से। क्या दिक्कत है ऐसा लिखने में कि ड्रोन दीदी या ड्रोन भैया जो भी हैं वो ड्रोन चलाएं? ऐसी कोई स्कीम आए जिसकी वजह से पूरे दिन ड्रोन्स के थ्रू अलग अलग एरिया में पेट्रोलिंग हो, जहां पर लगता है पुलिस फोर्सेस को चेन खींचने के, चेन स्नैचिंग के केसेस, मोलेस्टेशन के केसेस या कुछ भी ऐसे हैं। इसके लिए एक चीज और, छोटे छोटे देखो सॉल्यूशंस हैं। हर जगह पर स्ट्रीट लाइटिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर एक ऑफिस के कैब ड्राइवर को और जितने भी ओला और उबर वाले जो शहरों में चलते हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हो कि वो एक ऐसे डिस्टेंस से सॉरी एक मिनट, वो एक ऐसी लोकेशन से मूव करेंगे अपनी कार को, अपनी बाइक्स को, जहां पर ट्रैफिक जो है वो 24/7 रहता हो। भले ही लड़की को आने में देरी हो रही है, 1 घंटा उसे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। मतलब एक ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या आप कर सकते हो? कैमरा लगवाना, ड्रोन्स का सहारा लेना, स्ट्रीट लाइटिंग चलनी चाहिए। प्लस एक चीज इंश्योर करना जो कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इंश्योर करे, या दिल्ली में जैसे डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योर करे कि पार्कों के अंदर कभी भी अंधेरा ना हो। ठीक है, वो स्पॉट निब्बे निबियों के किसिंग पॉइंट, बाहों में बाहें डालकर घूमने का पॉइंट, गोदी में लेटकर पॉपकॉर्न खिलाने का पॉइंट भले ही होता है, लेकिन अंधेरे में वारदात अगर कोई हो रही है तो सामने वाले को ये लगेगा छोड़ यार कपल्स का रोमांस चल रहा है। और हो सकता है भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर उसका दम घोटकर उसका रेप करा जा रहा हो या फिर कोई मोलेस्टेशन करी जा रही हो, सामने वाले को ऐसा लगेगा अरे तगड़े लेवल का रोमांस चल रहा है, छोड़ो यार, निकलो यहां से यार, सेक्स वेक्स कर रहे होंगे। ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन जितना आप रियलिस्टिक रहोगे मीन्स के आंसर में उतनी ही बात है। और यही यही इशू होते हैं, यही इशू होते हैं। मैं आपको एक रियल इशू बताता हूं क्या है। मेट्रो स्टेशन की बात है, जनकपुरी वेस्ट की मेट्रो, जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन की बात है कुछ साल पहले की। यहां पर एक क्या होने लगा था, जैसे आप सोच के देखो कि मतलब क्रिमिनल माइंडेड बच्चे किस हद तक मतलब आगे बढ़ सकते हैं। ये 4-5 बच्चे आए, इन्होंने अपनी उम्र, अब 4-5 बच्चे मतलब कैसे, ये मान लो 15 से 18 साल के लड़के होंगे। अब ये मेट्रो से कोई भी इन्हीं की उम्र का अगर कोई लड़का उतर रहा है, जैसे स्कूल कोई लड़का है कुछ भी है, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, उसका फोन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन यहां से मेट्रो से एक लड़का आया, इसका फोन छिना रहा है, इसके पैसे छिना रहा है, इसकी बाइक की चाबी, स्कूटी की चाबी छीन रहा है। बाकी ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों बाकी ना इस पर्सन को गुदगुदी कर रहे हैं, इसको गुदगुदी कर रहे हैं, इसको टिकलिंग कर रहे हैं, इसको टिकलिंग कर रहे हैं और हंस रहे हैं। और ये पर्सन कह रहा है अंकल मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, ये लड़के मेरा फोन छीन रहे हैं। और ये लड़के इतनी जोर जोर की हंस रहे हैं ताकि आवाज ऐसी लगे कि 4 लड़के आपस में दोस्ती यारी में मजाक कर रहे हैं, तो बचाने के लिए कुछ है ही नहीं, और फटाफट से इसके छुरा मार के चले गए और फोन ले गए इसका। मतलब माहौल इतना कंफ्यूजिंग बना देना, मतलब साइकोलॉजी देख रहे हो कैसे खेल रहे हैं ये अभी कुछ साल पहले चीज चल रही थी जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर, पुलिस वालों की निगरानी में आई, तब पुलिस वालों ने ऐसे लड़कों को पकड़ के जो ठुकाई करी अच्छे से, फिर जाके सुधरे।
ठीक है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा जो थ्रेट टू लाइफ एंड पर्सनल सिक्योरिटी है ना, थोड़ा सा जनता का दायित्व भी बनता है, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। कैसे? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर पर्सनल कंडक्ट, लाइक जिस भी आप कैब में बैठ रहे हो, ऑटो में बैठ रहे हो, जनरल चीजें आप लिखो। सबसे पहले उसका जो प्लेट नंबर है और ड्राइवर की जो फोटो है वो क्लिक करके घर पर या अपने किसी परिचित को भेजो। अगर आप एक अननोन रूट से ट्रैवल करने वाले हो या जो भी है या नहीं भी है, डेली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप डेली कम्यूटेशन करते हो, कम्यूटेशन मतलब होता है ट्रैवलिंग, अगर आप करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, आप उसको दो। ठीक है, कोई भी ड्राइवर या कुछ भी जो कहीं पर भी जो पर्सन जो आपको लेकर जा रहा है, और अगर इवन पुलिस वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप उनकी कंप्लेंट करो। उसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल होना चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ये बहुत सारे, मैंने आपको अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दे दिए। ये ऐसी कोई स्कीम ड्रोन दीदी टाइप ये आनी चाहिए, जैसे अभी एग्रीकल्चर में आई है लास्ट वीक। बात समझ में आई है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ू। ईशा, सब कुछ समझ में आया ना? ऐसा तो कुछ नहीं मैं जल्दी जल्दी बोल गया, ये कुछ समझ में ना आया। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात जहां पर आती है तो भाई जनता तो सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेशन के फल को और मिठाइयों को बटोरेगी, हम तो सिर्फ प्रसाद खाएंगे। क्यों? भाई हमने तुम्हें प्रतिनिधि बनवाए, वो तुम्हारा दायित्व है। हम अपने जीवन में अपने पैसे वैसे को कमाएंगे, फैमिली रेस करेंगे, शादी वादी करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे, ये हमारा काम है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखने लगे फिर तुम्ही को प्रतिनिधि बनवाया था क्या, घंटा बजाने को? अब यहां पर क्या है, ये वाला पॉइंट ये मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी सब में तो हम जनता को भी थोड़ा बहुत लेकर आ रहे थे, कोशिश करेंगे यहां पर लेकर आने की अपनी डिस्कशन में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के अंदर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे के पूरे जो इशू में जो ब्लेम गेम है वो सरकार ही खेलेगी, उसी के ऊपर मारा जाएगा ये पूरा का पूरा। कैसे? सरकारी तो वो होती है कि अगर पुअर गवर्नेंस अगर है कहीं पर, अगर फिनोमेना दिख रहा है पुअर गवर्नेंस का, तो सरकारी तो है जिसके अंदर देयर इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ स्टेट मशीनरी। अब वो चाहे सेंट्रल लेवल की बात हो, चाहे स्टेट लेवल की बात हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट की बात हो, सरकारी दफ्तरों की बात हो, सालों का लंच ब्रेक ही खत्म नहीं हो रहा। रेड टेपिज्म नहीं जा रहा, और खुद के जो लोग हैं चेहरे पहचान वाले, चाहे लंच ब्रेक चल रहा हो, पर्सनल विंडो से इशारा कर कर अपने दफ्तरों में बुलाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा इशू? नेपोटिज्म। अपने लोगों का काम करना, बाकी लोगों को टरकाना और डिले करना वर्क के अंदर, उसको क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म। ठीक है, इसके अलावा करप्शन, मैंने आपको बताते बहुत ब्रॉडर टर्म होती है, मैं करप्शन का यहां पर एक दायरा लिख रहा हूं, सिर्फ एक छोटी सी बात, बहुत नैरो माइंडेड बात होती है करप्शन के अंदर। रिश्वत, ब्राइबरी, मैं ब्राइबरी क्यों लिख रहा हूं, रिश्वत, या फिर सीकिंग, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सीकिंग मनी एंड देन डूइंग वर्क। ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, रेड टेपिज्म। रेजिस्टेंस टू चेंजेस which promotes transparency and accountability. एक मिनट रुकना, क्या हो गया इसको, मैं ये लिख रहा था यहां पर, रेजिस्टेंस टू चेंजेस विच डज नॉट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना? ये कैसे हो सकता है शानी, कि रेजिस्टेंस टू चेंजेस विच प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना?
विच डज नॉट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वो स्कोप ही पैदा नहीं करते ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को आने का, चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। दफ्तर वही, बिल्डिंग वही, काम करने का तौर तरीका वही। अच्छा, इसकी वजह से ना, अब जैसे ये तो यहाँ पर तो हम सरकार और जो है जनता और सरकार के लिंक के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज पता है कितना खतरनाक हो सकता है? छोटा सा एग्जांपल आपको प्यारा सा बताता हूं, और आपके दोस्तों ने या शायद से आपने कभी भुगत रखा हो ये। ईशा, जैसे होता क्या है, बोर्ड के पेपर गौरव जैसे चेक होते हैं ना, तो अब तो आजकल सारे कंप्यूटर सिस्टम जब से ये है, सब कुछ उसके थ्रू हो जाता है, मार्क्स डालने हैं, रजिस्टर करने हैं। लेकिन बहुत बार जो टीचर आज के समय में 40-45 साल, 50 साल, 55 साल के हो गए, उनको नहीं चेंज ही नहीं करना ना अपने आप को, ना ही उनकी ट्रेनिंग हो रखी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि कंप्यूटर कैसे यूज करें, मार्क्स को कैसे एनरोल करें। तो बहुत बार 90 की जरा 90 मार्क्स आए स्टूडेंट के, तो 09 लिख देना उसके ऊपर, उसकी जगह 09 लिख देना। और पर्सन सोच के देखो, ये एक्सपेक्ट कर रहा है, खुशी मना रहा है कि इस बार तो मैं पक्का डीयू जा रहा हूं, इस बार तो मैं एलिजिबल हो रहा हूं आईआईटी के लिए, इस बार मेरा सेंट स्टीफंस की जर्नी पक्का है, तय है ना। और मार्क्स जब आए सामने, जिसके लिए वो जिस पेपर के लिए खुश हो रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90 मार्क्स या ऑलमोस्ट फुल मार्क्स, उसके आ रखे हैं 9 नंबर। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, सेंट स्टीफंस में पढ़ता था वो, और उसकी वो ना क्या कहते हैं, उसका रीटेस्ट का वो आ गया ना, मतलब जब बोर्ड आया ना, तो वो फेल हो गया। किस में फेल हुआ? इंग्लिश में। इंग्लिश में भाई साहब के मार्क्स आ रखे 1 नंबर, 1 नंबर। रीवैल्यूएशन के लिए पेपर के लिए डाला उसने, अपील डाली, साल 2014 की बात है, ठीक है। और जब रीवैल्यूएशन हुआ और जो मार्क्स रिलीज हुए, उसके थे एक्चुअली 100 मार्क्स, उसके थे 100 मार्क्स। पूरे डीयू में 2014 में सिर्फ 7 लोग ऐसे थे, 92 कॉलेजेस होते दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उससे भी ज्यादा होंगे पता नहीं, 90 कॉलेजेस से ऊपर होते हैं। सिर्फ 7 लोगों के इंग्लिश में से 100 आउट ऑफ 100 आए थे, और उनमें से वो एक था 2014 की बोर्ड में। और पूरे इंडिया में 7 लोग ऐसे थे जिसके आए थे। अब वो मतलब डीयू के ही थे वो सारे के सारे लोग, जिनके इंग्लिश में से 100 मार्क्स आए थे, उनमें से वो एक था। और कर क्या रखा था उसने? सॉरी लेटर भेजा था उसके बाद, रिवैल्यूएशन के बाद सीबीएसई वालों ने उसको, मार्क्स आने थे 100, कर दिए 001। सोच के देखो, करियर के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? कोई और होता आत्महत्या कर लेता, पता लगा इतनी सी बात पर। और अगर ये विंडो भी तो होनी चाहिए ना फिर ऐसी रिवैल्यूएशन वगैरह करवाने के लिए, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। बोर्ड में रिवैल्यूएशन के लिए आज तक जिसने अपना पेपर भेजा ना, 99.99% लोगों का सेम ही रिजल्ट आता है, या फिर बहुत लोगों के तो मार्क्स भी कम हो जाते हैं। और फिर करप्शन, और करप्शन का एक पहलू मैंने आपको बताया कि ब्राइबरी, ठीक है। अब इन सबको अगर दूर करना है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन क्या आ सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को आज के समय में अगर डील करना है तो क्या आ सकता है? सॉल्यूशंस हम यहां पर कुछ देने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो, अगर कहीं पर करप्शन हो रहा है, तो करप्शन को कभी भी फेस नहीं करना चाहिए। करप्शन का बेस्ट तरीका है खत्म करने का क्या? बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है करप्शन को खत्म करने का? आशिमा, एनी हिंट्स? हाँ नहीं, वो तो चलो ठीक है, छोटा सॉल्यूशन हुआ। करप्शन को खत्म करने का बेस्ट तरीका होता है, अगर कभी आपको इंटरव्यू रूम में बोलना हो, मेंस में लिखना हो, मैं आज आपको बता देता हूं, ये एकमात्र ऐसा टूल है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, और सामने वाला चुप्पी साध लेगा, इसके बाद उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। रिवील इट, रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट, राइट? समझ लो शानी, ये पावरफुल है ना ज्यादा? चुप्पी मत साधो ना। ये रिवील इट, रेज वॉइस अगेंस्ट इट साल 2017 में एक और चीज के ऊपर चला था, आपको याद होगा श्रेया, मयूर, हम सारे लोग उस टाइम पर कॉलेज में थे, शाइनी स्कूल में हो गया, आप शाइनी शायद से, या फिर कॉलेज में हम लोग थे। तो श्रेया, एक वो चला था ना,
यूरोपियन कंट्री से आते आते इंडिया में फैला था हैशटैग मीटू मूवमेंट, है ना, चला था ना। उसके अंदर यही दो नारे थे ना, रिवील करो, रीच योर वॉइस अगेंस्ट इट। बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज निकल कर आए थे ना कि डायरेक्टर कैसे उनका कास्टिंग काउच मांगते हैं, मतलब वो पीड़ित हो चुकी है उससे। कास्टिंग काउच समझते हो क्या होता है? मूवीज वगैरह में, बॉलीवुड में, सीरियल में काम दिलवाने के लिए सामने वाले पार्टीज को मजबूर करना कि हमारे साथ फिजिकल हो। ठीक है, उसके बाद और कैसे इंप्रूव करा जा सकता है? एक है ई गवर्नेंस। यस, आई होप श्रेया, शैनी, आप लोग ये सब कुछ लिख रहे हो, जितने मैंने सॉल्यूशन बताया ना। कुछ कुछ मेरे अभी के इनोवेटिव भी हैं। तो मुझे ये दे देना क्लास के बाद, ठीक है, लिख कर ये वाला टॉपिक जो भी मैंने आपको ये क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। मैंने जितना प्रिपेयर नहीं कर रखा था, मेरे दिमाग उससे कुछ ज़्यादा ही सॉल्यूशन दे गया। मुझे बता देना ताकि मैं खुद ही ना भूल जाऊँ फिर ये कुछ महीनों बाद। तो बेस्ट तरीका उसको रिवील इट, रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट एंड ई गवर्नेंस, ठीक है। अब ई गवर्नेंस कैसे हेल्प कर सकता है? जैसे देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज ना, जहां पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आधार नंबर के थ्रू पोर्टल्स बनाओ और लोगों को रजिस्टर करवाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है, जब भी ना कहीं पर भी सरकारी प्रोजेक्ट आता है ना, सरकारी काम आता है, एक बहुत बड़ी चीज होती है। मयूर इस चीज से जूझ चुका है, मयूर ने ये चीजें देखी भी है और मयूर ने ऐसे दलालों के साथ डील भी करा है, ठीक है। वो क्या होता है, मयूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर चुका है, तो मयूर ये चीज बहुत अच्छे से जानता है। देखो क्या होता है, किसी की भी छोटे लेवल पर अगर सरकारी नौकरी, तो नहीं कहूंगा मैं उसको, लेकिन सरकारी टेंडर के थ्रू कुछ काम करवाना है, किसी को कुछ दिन के लिए कुछ काम करवाना है। जैसे एक वैकेंसी निकली थी मयूर, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आपने ही मुझे बताया था, ये पार्लियामेंट का ये जो नई बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर माली की नौकरी, जो रेलिंग लगाने वाले उनकी नौकरी, लाइट लगाने वाले उनकी नौकरी, चूना सीमेंट पत्थर ईट जो भी है ना, इन सब की नौकरियां चली थी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंडर, मतलब जब तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही तब तक ये नौकरी रहेगी। उसमें जो ठेकेदार थे वो ही कह रहे थे कि हाँ, जो भी नौकरी के लिए हमारे पास आएगा वो आ जाए, पहले तो 10,000 रुपए देकर नौकरी लगवाओ। वो माली की नौकरी के लिए, मयूर आप ही बता रहे थे ना, माली की नौकरी के लिए 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे ना, कि 10,000 रुपए पहले अपनी जेब से दो तो माली बनोगे पार्लियामेंट के अंदर जाकर। और वो भी परमानेंट तो है नहीं जॉब, जब तक पार्लियामेंट चल रहा है एक बार फूल पेड़ पौधे पत्तियां सब लग गई, उसके बाद तुम्हें वहीं गाड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आ, इसके अलावा एक वो चीज भी थी ना कि आप बता रहे थे ना कि वो कह रहा था कि 50% सैलरी जो तुम्हारी मिला करेगी तो मैं एलोकेट हुआ करेगी, वो मैं रखा करूंगा ठेकेदार, है ना। अब यहां पर देखो क्या है कि सामने वाला माली की नौकरी के लिए जा रहा है, पैसे देकर जा रहा है, उसके बाद उसे बोला जा रहा है जो तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी या जो भी वीकली सैलरी, हफ्ते की मंथली सैलरी मिलेगी, वो उसका भी 50% हम रखेंगे। अब इसके करा क्या जा सकता है, ऐसे लोगों का आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाओ, उनको पोर्टल पे रजिस्टर करवाओ और सैलरी जो है ना उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाओ। पहले एक सेकंड, हाँ मैं वही बोलने वाला था। पहले फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर भी ये धांधलेबाजी होती थी ना, अनाज सबको प्रॉपर नहीं मिलता था, चीनी की बोरियां गरीब लोगों से छीन छीन के लोग अपने घर ले जाते थे। छीना का मतलब कोई छीना झपटी करके तो नहीं, मतलब एलोकेट ही नहीं करा गया प्रॉपर तरीके से। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज आ सकती है, डीबीटी। ये किसी पेस्टिसाइड का नाम नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। और एक और बात याद है, डीबीटी के साथ जो एक पैरेलल चीज चलती है, जैम ट्रिनिटी, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था 2017 में सबसे पहला टर्म, याद है, जनधन आधार मोबाइल, मोबाइल मोबाइल, जनधन आधार मोबाइल। अब जनधन का मतलब क्या था, याद है, जनधन अकाउंट जो खोलने थे, जो सरकार खोल के दे रही थी, मोदी सरकार, ₹0 में भी। आपको वैसे क्या होता ना, जब भी अगर ऑफर ना निकले, आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ, मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है उस बैंक के अंदर, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए। जनधन अकाउंट लेकिन कहते खोल रही थी सरकार, जीरो बैलेंस अकाउंट, फिर आधार से उसको लिंक करवाओ तो केवाईसी हो गई यानी कि, और मोबाइल पर आपके
नोटिफिकेशन ओटीपी वगैरह ये सब कुछ आएगा, कितना बैलेंस है, कितना पैसा है, क्या आया। ये जो आज के समय में लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, जिसके द्वारा मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की औरतों को हर महीने पैसा आता है, क्या ये भी एक रूप है जैम ट्रिनिटी का, डीबीटी का, है ना। और इतना बड़ा रूप है कि शाइनी बीजेपी दोबारा आ गई वहां, ठीक है। हिंदुस्तान के आदमी को तुम टेम्पररी खुश कर दो बस, इसलिए मैं कहता हूं इतनी एक्यूरेसी ना इस चीज में, कभी खेल के देखो इस चीज को बैठ, जिसको जो सुनना है, जिसके कानों को जिसको जो पसंद आ रहा है उसके साथ वैसे ही बिहेव करो, उसको वही सुनाओ। इतनी एक्यूरेसी ना इसमें, एक बार के लिए आपका स्टॉक नीचे हो सकता है मेरा बताया हुआ, लेकिन ये चीज गलत नहीं होगी पक्का। इकोनॉमिक इश्यूज, पुअर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। पुअर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है, अगर मैं इसको लिखूं, देखो ये ना एक हवाया में करने वाली बात है। एक चीज प्रमोट ना होना, वो क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब इकोनॉमी की मैनेजमेंट ऐसे ही हो रही है ना कि हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क ही नहीं मिट रहा है, सबको जो है जीडीपी का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। राइट। अब इकोनॉमी की पूरा मैनेजमेंट इसलिए, सरकार जब भी जीडीपी के केक को बांटना शुरू करे तो वो जब केक कटे और सब में बटे तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। राइट। उसके बाद परसिस्टिंग फिजिकल इंबैलेंसेस। अब फिजिकल इंबैलेंस सरकार के हमें कहां दिखते हैं, अभी क्या चैप्टर पढ़ा है मैंने आपको इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब फिजिकल इंबैलेंस कब दिखेगा शाइनी, क्रेडिट साइड जब ज्यादा बढ़ेगी ईशा, या फिर डेबिट साइड, डेबिट साइड। हाँ इंबैलेंस वैसे कैसे भी हो सकता है, लेकिन हम तो यहां पर इश्यूज की बात कर रहे हैं ना, अगर क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो वो इशू बनेगा शाइनी, क्या नहीं ना, है ना। तो डेबिट साइड बढ़ जाती है, तब ये एक तरीके से वो वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। अब यहां पर क्या है, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो जब देश ही आर्थिक तंगी से जूझेगा तो लोगों का क्या घंटा बना करेगा। सरकार अपने डेबिट साइड क्रेडिट साइड को बैलेंस करना चाहती है, मैनेज करना चाहती है, जब वही नहीं हो पाएगा तो क्या इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज नहीं हो सकते। एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, बैकवर्ड रीजन में ग्रोथ प्रमोट नहीं होती है। मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एमएसएमई है ना, तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ये भी देख रहे थे एमएसएमई जूझते कि नहीं जूझते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है कि नहीं है ना, लेकिन क्रेडिट इशू तो जूझता है, बिल्कुल। सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज, तो डिनाइल ऑफ बेसिक सर्विसेज टू सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द proportion of the population, marginalization and exclusion of people on account of social, religious, caste and gender affiliation। अब ये चीज पॉलिटिक्स में भी वर्क करती है, कैसे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, existence of significant number of voiceless poor with little opportunity for participation in governance and deterioration of physical environment particularly in urban areas। लोग जो हैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ को बिताने के लिए पर्यावरण को ठोकते चले जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से पहले तो क्या हो रहा था, कुछ सालों पहले फॉरेस्ट काटे जा रहे थे ताकि एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करा जाए, अब एग्रीकल्चर लैंड ही तबाह हो रहे हैं ताकि
अर्बन एरियाज को एक्सपेंड करा जाए। और गरीब लोगों के पास इतनी हिम्मत होती नहीं, इतना जज्बा होता नहीं है कि वो कुछ भी चीज कर सकें, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे, जिसके तहत कैसे ये काम हो सकता है, लोगों को अवेयर करवाओ, गरीब जनता को भी एम्पावर फील करवाओ। वो काम होगा कैसे? उनको बताकर कि देखो ये बिल है, ये एक्ट बनेंगे, तुम जो है अपना ड्राफ्ट, ये जो ड्राफ्ट बिल आया अपना ओपिनियन दो, ठीक है, इसके ऊपर साइट के ऊपर जाकर अपना ओपिनियन दो कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि ये बिल तुम्हारे लिए भी है जितना बाकी लोगों के लिए है। इससे तुम्हारी जिंदगी प्रभावित होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके। और लोग जो मार्जिनेटेड और जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, रिलीजियस, कास्ट एंड जेंडर एफिलिएशन, यहां पर जो है लोगों के अंदर एक टॉलरेंस पावर डेवलप करना जरूरी है। और कास्ट डिफरेंसेस, सबसे बड़ी बात, ये दो डिफरेंसेस लोग अपने भूलें। और ये काम कैसे हो सकता है? जब इकोनॉमिक इश्यूज बहुत अच्छे से मैनेज होंगे, क्योंकि पैसे की ऊंच नीची हमारे देश में एक चीज का आधार बन जाती है, जिसके बेसिस पर लोग अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, सामने वाले को इंफीरियर समझते हैं। हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क मिटेगा तो इकोनॉमिक इश्यूज जब अच्छे थे, इकोनॉमिक इश्यूज ना रहकर वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी लोगों के लिए, तो रिलीजियस एंड कास्ट डिफरेंसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। मैंने आपको पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में हमेशा से एक रूल बता रखा, अगर आपको वो याद हो, जिस भी जगह पर कभी भी देश में हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, ये चले जाते हैं रिलीजन के बेसिस पर। और इसका एग्जांपल मैं हमेशा आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। आपके पापा को भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या बिजनेस चला रहे हैं, शहरों में वो ऐसी बात नहीं करने वाले कि भाई साहब आप मुसलमान हैं, आप सरदार हैं, आप पंजाबी हैं, आप हमारे पिंड से बिलोंग करते हैं। ऐसी बातें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? उनको अपना काम निकालने से मतलब है। आप कभी भी शहरों में ऑटो वाले या रिक्शा वाले से ये नहीं पूछोगे, अगर कोई इंसान मर रहा है आप उसको देखने जा रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं तो सिर्फ ना हिंदू की गाड़ी में ही बैठूंगा, जो हिंदू ऑटो चलाएगा, बैटरी रिक्शा चलाएगा, वही बैठूंगा। जिस भी जगह पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, ऐसा देखा गया है कि लोग जो है फिर ऐसी नैरो और पेरोकियल थिंकिंग को छोड़कर, जो नीच सोच होती है उसको छोड़कर, ब्रॉड माइंडेड सोच अपनाकर, वो सिर्फ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। आप किसी ऑफिस में अच्छी जगह पर काम करो, भाड़ में जाए सारी चीजें, प्राइवेट नौकरी को साइड में हटाओ, सरकारी नौकरी की बात करो। आप लबासना में ये बोलोगे नहीं नहीं मैं अपने बैच के उस डायरेक्टर से कभी भी ट्रेनिंग नहीं लेने वाला लबासना के अंदर, क्योंकि यार मैं तो मुसलमान हूं और ये तो सरदार है और मुझे तो सरदारों से बहुत ज्यादा नफरत है। तो उसी बर्फ के अंदर गड़ जाना फिर। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा गवर्नेंस इश्यूज इंडिया के अंदर क्या है। मैंने सिर्फ इश्यूज नहीं, आपको सॉल्यूशन भी दिया और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और वास्ट सॉल्यूशंस मैंने आपको दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।